बच्चों, नमो नमः। मैं डॉक्टर हरिनारायण उपाध्याय, आपका शिक्षक। विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ेंगे और बढ़ेंगे शैक्षिक चैनल पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे पठन पाठन के कार्यक्रम में जो हमारा शीर्षक है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के विषय में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि दीर्घ संधि का नाम दीर्घ संधि क्यों पड़ा। दीर्घ संधि का नाम दीर्घ संधि इसलिए पड़ा है, मेरा जहां तक अपना विचार है कि चाहे छोटे वर्ण हो और चाहे बड़े वर्ण हो, जब दोनों एक दूसरे में मिलते हैं तो सबका बड़ा ही बड़ा हो जाता है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टिकोण से मैंने बताया था कि आपको केवल दीर्घ संधि में व्यवहारिक उदाहरण याद हो जाए, जिसको हमने दही बड़ा के नाम से संबोधित किया। दही बड़ा का नाम जब आप ले लेंगे तो दीर्घ संधि इतनी आसान हो जाएगी कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और सबसे सरल संधि जो है वो दीर्घ संधि ही मुझको लगती है। वैसे कठिन तो कोई संधि नहीं है, क्योंकि कठिन को सरल बनाना एक शिक्षक का दायित्व होता है। हम कितने सरलतम ढंग से व्याख्या करके सूत्रों की आपको बोध करा दे, यही हमारा दायित्व होता है। आइए, सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा है ह्रस्व और दीर्घ स्वर बोध। इसको आज मैं इसलिए इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा स्वर। स्वर वर्णमाला में ह्रस्व और दीर्घ का संस्कृत में कॉन्सेप्ट आता है। हिंदी में जिसको हम छोटा आ बड़ा आ कहते हैं, उसको संस्कृत में हम ह्रस्व और दीर्घ कहते हैं। दीर्घ का तात्पर्य बड़ा, ह्रस्व का तात्पर्य छोटा होता है। तो यहां पर ह्रस्व और दीर्घ स्वर का बोध होना इसलिए आवश्यक है कि जहां हम कंबल लगाते हैं, जैसे हमको आ का उच्चारण करना है तो हम कहेंगे अ, और जब ज्यादा बल लगा देंगे, कुछ समय ज्यादा दे देंगे आ। इसीलिए बचपन में हम लोग पढ़ाया जाता था अ आ, अ आ, ई उ ऊ। जहां जोर दे करके हम वाचन करेंगे वहां पर दीर्घ हो जाएगा। मुझे स्पष्ट हो गया है कि आपकी समझ में निश्चित रूप से आया होगा ह्रस्व और दीर्घ का भेद। जब तक ह्रस्व और दीर्घ का भेद नहीं जानेंगे, तब तक हम दीर्घ स्वर संधि को हम समझ नहीं सकते। इसीलिए दीर्घ संधि का नामकरण दीर्घ संधि हुआ है, क्योंकि दीर्घ संधि का सूत्रात्मक जो बोध होता है उसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है। मैं आपको यहां सूत्र लिख करके बता रहा हूं। दीर्घ संधि का सूत्र है आकाह सवर्णे दीर्घा। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में अध्याय 6 में और पाद 1 में 101 सूत्र के क्रमांक से दीर्घ संधि का बोध कराया है और उसका सूत्र बताया है आकाश सवर्णे दीर्घ। इसका तात्पर्य क्या हो सकता है, इसका अर्थ क्या हो सकता है, हम इसका सरलीकरण कैसे कर सकते हैं। आइए
हम देखते हैं महर्षि पाणिनि के सूत्रों में हमने 14 सूत्र हैं, जिसमें से 2 सूत्र का उल्लेख हमको यहां पर करना है, क्योंकि हमें स्वर संधि पढ़नी है और स्वर वर्णमाला का ज्ञान जो हुआ है उसका प्रयोग यहां पर करना। पहला सूत्र है आ ई ऊण, आ ई ऊण। दूसरा है री ऋक। ये 2 सूत्र हैं। इन दोनों सूत्रों से हमें स्वर के मूल स्वर का बोध होता है। मूल स्वर 5 कहे गए हैं, जिनको हम पंचाक्षर भी कहते हैं। पंचाक्षर। ये 5 अक्षर है, वर्ण है। आप ध्यान से देखें। एक, आ 1 हुआ, ई 2 हुआ, ऊ 3 हुआ, री 4 हुआ और ली 5 हो गया। हम इन अंतिम के वर्णों को जो व्यंजन के रूप में यहां पर हैं, जिन्हें एक संज्ञक कहा जाता है, उनको हम छोड़ देते हैं। इनकी गणना नहीं होती, क्योंकि ये प्रत्याहार बनाने के काम में आते हैं। आपने इसका अध्ययन किया। आइए, आ ई ऊण री लिक, ये 5 अक्षर हमारे बचते हैं। इन 5 अक्षरों के माध्यम से दीर्घ स्वर संधि का बोध कैसे कराया गया है। आ, एक एक को हम क्रमशः लेंगे। ई, ऊ, री और ली। सबसे पहले हम आ को लेते हैं। हर वर्ण के आ से लेकर के आ ई ऊ, इसके 4 युग्म बनेंगे। री और ली के जो युग्म बनेंगे वो आगे मैं उसको उदाहरण देकर के बताऊंगा। यहां पर आप ध्यान से देखें, हमने दीर्घ संधि का युग्म बना दिया है। यहां पर दीर्घ संधि में आ के 4 युग्म बने। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। छोटा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ, बड़ा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा आ, बड़ा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ, बड़ा आ छोटा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ। इस तरह से 4 युग्म बने हैं। सबसे पहले हम आपको एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। हर्ष आ और हर्ष आ के मिलने से जो दीर्घ आ हुआ है, ये कैसे हुआ। एक शब्द हम लेते हैं जो विच्छेद में है, साधन अक्षरा। ये अलग अलग आपने संधि की परिभाषा में पढ़ा होगा। संधि उसे कहते हैं जहां पर 2 शब्दों का मेल होता है और 2 शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का पहला वर्ण, दोनों जब शब्द आपस में मिलते हैं तो उन वर्णों में विकार उत्पन्न हो जाता है और उन वर्णों के विकार से जब आपस में मेल होता है तो एक परिवर्तन हो जाता है। उस परिवर्तन को आप यहां देखने का प्रयास करें, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, यहां पर है सा और यहां पर है अक्षरा। सा को यहां हम उच्चारण करेंगे तो सा के साथ आ का बोध होता है और सा ये हलंत लगा देते हैं, इसलिए कि ये आधा सा माना जाएगा।
इसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं तो यहां पर अक्षरा है, अक्षरा। यहां जब एक क्रम में और आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4, तीसरे क्रम में हम सा के हलंत को हटा देंगे और यहां पर जो आ है उसको यहां पर लाएंगे और इस आ का भी समावेश यहां होगा, तो दोनों आ मिलकर के बड़ा आ हो जाएगा। ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व आ दोनों मिलकर के दीर्घ आ बन जाएगा। इसलिए यहां पर हम लिख देंगे आ धन छरा। अब सा में आ का मिलन होगा और इस आ का मिलन होगा, तो यहां पर बन जाएगा साक्षरा। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर वह सूत्र लागू हो गया, अकः सवर्णे दीर्घ। यहां पर आ के जितने भी वर्ण आए हैं वो सब एक दूसरे के समान ही है। प्लस के सामने देखिए सब में समान लिखा हुआ है। अगर आ के सामने ऊ लिखा होता तो समान वर्ण न होता। यहां देखें, आ के सामने ऊ लिखा होता, ई लिखा होता तो समान वर्ण न होता, तो हमारा सूत्र यहां पर लागू न होता। इसलिए प्यारे बच्चों, आपको यह ध्यान देना है कि समान वर्ण के आने पर ही स्वर संधि होती है और स्वर संधि में दीर्घ संधि समान वर्ण के आने पर होती है। अन्य संधियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, यहां पे दीर्घ संधि की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। आइए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। इसी तरह से बड़ा आ धन छोटा आ, जैसे एक शब्द है उसको संधि में अभी परिवर्तित करना है। विद्या धन अर्थी। यहां विद्या है, यहां अर्थी है, दोनों शब्दों को निकट लाना है और जो निकटवर्ती वर्ण है, पहले शब्द का पहला वर्ण अंतिम वर्ण और दूसरे का पहला वर्ण, ये हम देखेंगे। यहां पर वी धन द्या, द्या में आ का उच्चारण हो रहा है। यहां पर अर्थी, हम दोनों एक में लिखेंगे। दूसरा क्रम, तीसरे क्रम में वी, यहां पर द्या हलंत हट जाएगा और इसके साथ में आ जाएगा। यहां पर दीर्घ आ है, विद्या में दीर्घ आया हुआ है, तो यहां पर जब द्या का हलंत हटेगा तो यहां पर द्या हो जाएगा पूर्ण रूपेण। पूर्ण रूपेण का मतलब आधा नहीं होगा। और जब हम इस दीर्घ आ को यहां पर लिख करके यहां ह्रस्व आ लिखेंगे और अर्थी को अलग कर देंगे। अब चतुर्थ क्रमांक में आप विद्या, बड़ा आ जाएगा यहां पर, और बड़े आ के साथ में छोटा आ मिल रहा है, ह्रस्व आ मिल रहा है, तो ये हो जाएगा अर्थी, यहां आ जाएगा, आ हट जाएगा, ये हो जाएगा विद्यार्थी। इस तरह से आप सबको यह बोध हो रहा होगा कि जिस तरह से सूत्र है उसी तरह से इस संधि का नाम भी है, यथा नामे तथा गुणे। चाहे जो भी वर्ण आए सबका दीर्घ हो जा रहा है। आइए
अगर इस तरह से हम सारे उदाहरण लेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आपको समझ में आ जाए, 2 उदाहरण 3 उदाहरण हो जाए, पर्याप्त हो जाएगा। आइए हम दूसरे वर्ण को लेते हैं। आ के बाद ई को लेते हैं। ई के 4 युग्म बनेंगे। मैं यहां पर बना दे रहा हूं, देख लें। यहां पर लिखा भी हुआ है ई के 4 युग्म। ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई। दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई। दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ। आप देखें 4 युग बने हैं। ह्रस्व ई, दीर्घ ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, दीर्घ ई, दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई बराबर दीर्घ। बराबर के आगे आप देखने का प्रयास करें, हमेशा दीर्घ ही होता जा रहा है। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे यहां पर ई का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे 2 शब्द है, एक ही शब्द है लेकिन वो अलग अलग है। ये विच्छेद में है, इनकी संधि करना है हमको, इनको निकट लाना है। कैसे लाएंगे निकट? गिर में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहां पर छोटी ई का बोध हो रहा है। हम इंटरमीडिएट के स्तर की बात कर रहे हैं। जो बच्चे कंपटीशन में बैठेंगे आगे चल करके, उनके लिए इस प्रकार का मैंने आ का उदाहरण देकर के पढ़ाया था। आप लोग अपने स्तर की भी बात जान लीजिए। बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाने की भी जरूरत नहीं, केवल आपको ह्रस्व और दीर्घ पहचानने की आवश्यकता है। गिर में छोटी ई है और यहां पर छोटी ई है। इंद्रा में अब छोटी ई और बड़ी ई को जब हम मिलाएंगे तो बड़ी ई तो बनेगी। जब बड़ी ई बन जाएगी तो यहां पर गिरी है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लेंगे, दोनों ई का समावेश इसमें हो जाएगा और आगे इंद्रा शब्द लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा गिरीन्द्र। क्या बन गया? गिरीन्द्र। गिरिधन इंद्र इति गिरीन्द्र। इसी तरह से हम एक उदाहरण और देंगे आपको। मही धन ईसा। इसमें दोनों शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण आप देखिए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आप देखें। हा में किसका उच्चारण हो रहा है? यहां बड़ी ई का उच्चारण हो रहा है। यहां पर भी बड़ी ई पहले से ही है। बड़ी ई धन बड़ी ई, मैंने बताया दही बड़ा बराबर बड़ी ई हो जाएगी। जब बड़ी ई हो जाएगी तो हम इसको मही लिखेंगे और शाह आ जाएगा, हो जाएगा महिषा। इस तरह से ई के चारों युग्मों को आप उदाहरण देखेंगे
और अभ्यास करेंगे। आइए हम आ, ई, उ, री और री। हम री ई के बाद उ को लेते हैं। उ के भी 4 युग्म बनेंगे इसी तरह से। जैसे यहां देख लें, छोटा उ धन छोटा उ बराबर बड़ा उ, इसी को ह्रस्व दीर्घ में भी कहेंगे। बड़ा उ धन छोटा उ बराबर बड़ा उ, छोटा उ धन यहां पर बड़ा उ धन बड़ा उ बराबर बड़ा उ, छोटा उ धन बड़ा उ बराबर बड़ा उ। फिर से देख ले, छोटा उ धन छोटा उ बराबर बड़ा उ, बड़ा उ धन छोटा उ बराबर बड़ा उ, बड़ा उ धन बड़ा उ बराबर बड़ा उ, छोटा उ धन बड़ा उ बराबर बड़ा उ। 4 युग्म बने हैं यहां पर, 4 युग्म। इन चारों युग्मों को जब आप देखेंगे तो हम 2-1 उदाहरण देकर के आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप अपने घर से करके लाएंगे, अभ्यास करेंगे। जैसे एक शब्द है भानुदया। भानुदया, अब ये अलग अलग है। भानुधन उदया, इसमें हमको संधि करना है। ये विच्छेद में है, अलग अलग है। जब 2 शब्द अलग अलग हो तो उन्हें विच्छेद कहते हैं, और 2 शब्दों को जब एक में मिलाया जाता है, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न हो जाता है, उसी विकार के कारण शब्द परिवर्तित हो जाता है और उसे संधि कहते हैं। जैसे यहां पर देखें, भानु में जब हम कहते हैं तो यहां छोटा उ आता है, और उदया में भी छोटा उ आया है, तो यहां पर बड़ा उ हो जाएगा। भानु को हम बड़े उ में परिवर्तित करेंगे, यहां भानुदया हो जाएगा, बड़ा उ हो गया। इसी तरह से एक शब्द है लघु धन ऊर्मी। ये अलग अलग शब्द हैं दोनों। यहां पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें, यहां कौन सा ऊ आया है, बड़ा ऊ है या छोटा ऊ। तो यहां पर बड़े ऊ की मात्रा है, इससे हम ये जान लेते हैं कि यहां पर बड़ा ऊ है। और फिर ऊर्मी है, यहां भी बड़े ऊ का उच्चारण हो रहा है, तो यहां पर भी बड़ा ऊ हो गया है। और जब दोनों को हम मिलाएंगे तो बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाएगा, और हो जाएगा लघूर्मी। ये शब्द बन गया लघूर्मी। लघूर्मी। आइए हम री को लेते हैं। री वर्ण को जब ह्रस्वरी के बाद ह्रस्वरी आती है तो उसका दीर्घ हो जाता है। बहुत से छात्र गलती करते हैं, शब्दों को तो मिला देते हैं, संधि बना भी देते हैं,
लेकिन जब उनको लिखना होता है तो री ह्रस्व ही लिखते हैं, दीर्घ री नहीं लिखते हैं, जिससे उनका अंक कट जाता है। अब हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे यहां है पितृ धन ऋणम, पितृ में री का उच्चारण हो रहा है ह्रस्वरी का, और यहां पर भी ह्रस्वरी का उच्चारण हो रहा है। ह्रस्वरी और ह्रस्वरी मिलकर के दीर्घ री बनेगी। तो इसको आप देख ले, ऐसे एक बार और इसको बना करके हम दीर्घ री बनाते हैं, तो ये हो जाएगा पितृणम, पितृ। इसी तरह से एक शब्द हम और उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे है मातृ धन ऋणम, ये है मातृणम। यहां पर री है, यहां पर भी री है, यहां पर ह्रस्वरी है, यहां पर भी ह्रस्वरी है, इसलिए इसको हम दीर्घ री में परिवर्तित करेंगे। बड़ी री बन गई है। जब बड़ी री बन गई तो जब हम मातृणम लिखेंगे तो हमारा शब्द जो बनेगा मातृणम, ये मातृणम बन गया। आइए अब हमारे पास 5 अक्षरों में 5 वर्णों में ली बच रही। ली, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं वर्णमाला में पढ़ाते समय, सूत्र में भी, कि ली का दीर्घ नहीं होता है। जब ली का दीर्घ नहीं होता है तो ये इसकी गणना समसंज्ञक वर्ण में होती है, समसंज्ञक वर्ण में होती है। समसंज्ञक वर्ण कैसे होगा और कैसे ली परिवर्तित हो जाएगी, हम एक उदाहरण देकर के आपको बोध कराते हैं। जैसे है री धन ऋकारा, यहां पर री है, यहां पर री है, इस री को मिलाएंगे, इस री को जब मिलाएंगे तो ये री दीर्घ री हो जाएगी। और दीर्घ री क्यों हो जाएगी? इसलिए कि री दीर्घ नहीं होती है, ना री दीर्घ होती है। तो ये शब्द कैसे बनेगा? ये हो जाएगा दीर्घ न हो करके री कारह। री तो दीर्घ होती ही है, इसलिए ली और ली दोनों परिवर्तित हो जाएंगे और ये बन जाएगा री कारा। इस प्रकार से मैंने दीर्घ संधि पढ़ा करके आप लोगों को सरलतम ढंग से बोध कराने का प्रयास किया है, और मुझे विश्वास भी है कि आपकी समझ में भी आया होगा। आज यहीं पर हमारी कक्षा विश्रांत लेती है।